Hello, class. Greetings to you. This is Jason with you, and today we are back with our social science lesson number 1 History, the French Revolution. आई होप आप लोगों को जितना मैंने प्रीवियस क्लास में जो हमारी जूम क्लास में बताया था वो समझ में आ गया होगा. हमने फ्रेंच सोसाइटी के बारे में पढ़ा कि कौन से राजा थे. मैं एक छोटा सा रिव्यू बताना चाहता हूँ. लुइस 16 थे जो कि 20 ईयर्स ओल्ड थे जब उनको फ्रांस का राजा बना दिया गया. बट he was welcomed with empty treasure and they were under the tremendous debt. And the debt was up to 2 billion livres, and I told you livres is the currency was the currency of Europe. ठीक है, लेवरेस जो थी वो यूरोप की करेंसी हुआ करती थी. और इन लोगों ने फ्रांस के जो लोग हैं राजा वगैरह जो थे उन्होंने अपने इसको कर्जे को दूर करने के लिए लोगों से टैक्स वसूलना उन्होंने चालू कर दिया था, जिसकी वजह से 3 तख्ते के लोग यानी तीन एस्टेट के लोगों को उन्होंने नियुक्त किया. फर्स्ट वाज क्लर्जी, सेकंड वन वाज नोबिलिटी, नोबल पीपल्स, एंड द थर्ड वन स्मॉल बिजनेसमैन, बिग बिजनेसमैन. बेसिकली देखा जाए तो मिडिल क्लास पीजेंट्स वगैरह जो भी आते हैं वो. और जो थर्ड क्लास के जो लोग थे उन्होंने कुछ समय तक तो टैक्सेस वगैरह बहुत ही ज़्यादा दिए, लेकिन उसके बाद उन्होंने उन लोगों ने ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई करी, उन लोगों को चीज़ों की समझ होने लगी. सो 2 philosophers, one from France and one is Russian philosopher, रोज़ायू और जॉन लॉके. सो इन दोनों ने मिलके लोगों के बीच में अपनी आवाज़ उठाई और लोगों के बीच में जानकारी पहुंचाई कि क्यों इस तरह से थर्ड एस्टेट के लोग ही जो टैक्सेस हैं वो पे कर रहे हैं और जो बाकी जो दो एस्टेट के जो लोग हैं वो क्यों नहीं पे कर रहे. तो इस तरह से उन लोगों ने अपनी आवाज़ उठाई. ये जो आवाज़ थी और लोगों तक पहुंची. उन लोगों ने टीवी सलून्स पे बैठ के चाय की, जैसे हम हिंदी में बोलते थे, थड़ियों पे बैठ के इन लोगों ने बातें करी और इसके बीच में विद्रोह हुआ, आवाज़ उठाने लगे. सो बेसिकली अभी हम यहाँ पे बात करेंगे वुमेन रेवोल्यूशन की कि फ्रांस में कब वुमेन रेवोल्यूशन हुआ, औरतों की आवाज़ कब ऊँची हुई, क्यों हुई करके. So let's get start from our class today. Women's Revolution. From the very beginning, women were active participants in the events which brought about so many changes in the French society. Most women of the third estate had to work for a living. Their wages were lower than those of men. So जैसा कि हमें बताया कि साथ में men के साथ साथ स्टार्टिंग से वुमेन्स भी सभी इवेंट्स में पार्टिसिपेट करती थी. और फ्रांस की सोसाइटी में जो भी चेंजेस आने थे वो उनमें एक वुमेन का हाथ भी हुआ करता था. और साथ साथ ही वुमेन जो थी वो अपना घर चलाने के लिए, इवन अगर छोटे छोटे बच्चे हैं तो वो जो वुमेन थी वो अपना घर चलाने के लिए अपने बच्चों को भी अपने काम के जगह पे लेके जाती थी. और एक चीज़ और वुमेन के साथ ये होता था कि जो भी वेजेस यानी जो भी दिहाड़ी या फिर जो भी उनको सैलरी मिलती थी वो आदमियों के मुकाबले औरतों को कम मिला करती थी. In order to discuss and voice their interest, women started their own political clubs and newspaper. One of their main demand was that women must enjoy the same political rights as men. Some laws were introduced to improve the position of women. Their struggle still continues in several parts of the वर्ल्ड. और इन लोगों ने अपनी आवाज़ को उठाने के लिए और अपने अधिकारों को अपने लिए अधिकार बनाने के लिए इन लोगों ने अपना एक खुद का पॉलिटिकल क्लब बनाया और न्यूज़पेपर भी बनाया. और उनमें उन लोगों ने ये छापने लगे कि वुमेन्स को भी सेम अधिकार, समान अधिकार लोगों को, मतलब जो मेन को दिया जाता है वही सेम अधिकार वुमेन्स को भी दिया जाना चाहिए. तो इस तरह के जो लॉज हैं इन आवाज़ उठने की वजह से कुछ लॉज इस तरह के बने, लेकिन उस देश में अभी भी वुमेन्स का स्ट्रगल चल रहा था. इट वॉज फाइनली इन 1946 दैट वुमेन इन फ्रांस वॉन द राइट टू वोट. लेकिन इतने सालों की मेहनत के बाद, यानी 1700 से मेहनत चल रही है, वुमेन्स की आवाज़ उठा रहे हैं ये सब लोग. ठीक है, ये सब लोग ऐसे आवाज़ उठाने के बाद उनको फाइनली वुमेन को अपना पहला अधिकार, वोटिंग का अधिकार कब मिला? 1946 में मिला. नाउ द एबोलिशन ऑफ स्लेवरी यानी किसी के अधीन कर देना. ठीक है, यानी कोई आदमी को बुला के लाके काम करवाना, किसी के अंडर में काम करवाना, उसको हम स्लेवरी बोलते हैं. देयर वॉज अ ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड बिटवीन यूरोप, अफ्रीका एंड अमेरिकाज. अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ट्रेडिंग होती थी, यानी जो भी आदमी लोग या फिर औरत लोग जो थे जो स्लेवरी के लिए आते थे
वो कहाँ से आते थे? यूरोप से आते थे, अफ्रीका से आते थे और अमेरिका से आते थे। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब अफ्रीका के लोग यूरोप में भेजते थे, यूरोपियंस के जो लोग थे। अब बेसिकली यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ब्लैक्स की। ज़्यादातर ब्लैक्स जो लोग हैं उनको ही क्या कर दिया जाता था? स्लेव्स बनाया जाता था। ठीक है, तो यहाँ पे 3 देशों के बारे में बता रखा है। कौन कौन से हैं? यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका। तो यहाँ के 3 लोगों को आपस में इस तरह से ट्रेड किया जाता था। In the 18th century, there was a little criticism of slavery in France. No laws were passed against it. It was in 1794 that the convention freed all slaves. But 10 years later, slavery was reintroduced by Napoleon. It was finally in 1848 that slavery was abolished in the French colonies. So basically, slavery को अगर हम particularly हिंदी में बोलें तो होता है गुलाम, किसी को गुलाम बनाना। तो गुलामों का काम क्या होता था कि किसी के घर पे काम करना, सफाई करना, यही सब काम होता था। तो 18वीं सदी में यानी 18th सेंचुरी में लोगों ने फ्रांस में जो स्लेवरी होती थी उसके ऊपर उनके ऊपर आवाज़ उठाने लगे कि इस तरह से स्लेवरी नहीं होनी चाहिए। लेकिन कितनी भी आवाज़ उठा ली लोगों ने, लेकिन कोई भी लॉज इस तरह का पास नहीं हुआ। लेकिन 1794 में जब हमने ऊपर भी पढ़ा था कि कन्वेंशन बना, लुई 16 जो थे उनको हटा दिया गया। हटाने के बाद कन्वेंशन, नेशनल रिपब्लिक आया। रिपब्लिक के बाद जब कन्वेंशन बना 1794 में जब रिपब्लिक कन्वेंशन बना, तब कन्वेंशन ने सारे गुलामों को क्या कर दिया? फ्री कर दिया। लेकिन 10 साल बाद स्लेवरी को वापस लेके आया नेपोलियन ने अपने टाइम पे। जब नेपोलियन राजा बना उधर का, तो नेपोलियन वापस से गुलामों को लेके आया। लेकिन लास्ट में फ्रांस की कॉलोनीज़ में या फिर फ्रांस में कब पूरी तरह स्लेवरी ख़त्म हो गई? 1848 तक। जो भी गुलामी जो थी या फिर गुलाम जो रूल होता था, गुलामी लेके आएंगे हम, काम बाहर से लेके आएंगे, काम करवाएंगे वो जो 1848 में वो चीज़ ख़त्म हो चुकी थी। अब हम पढ़ते हैं रेवोल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ। अब फ्रांस में रेवोल्यूशन या फिर जो विद्रोह था वो किस तरह का था और उधर की जो दिनचर्या थी वो किस तरह से हुआ करती थी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक हमारा वो पढ़ेंगे। The years following 1789 in France saw many changes in the lives of men, women and children. The revolutionary government took it upon themselves to pass laws that would translate the ideas of liberty, equality into everyday practice. One important law that came into effect was the abolition of the censorship. Okay, the ideas of liberty and democratic rights were the most important legacy of the French Revolution. These spread from France to the rest of the Europe during the 19th century. So basically यानी 1789 में फ्रांस के लोगों के जीवन में बहुत से चेंजेस आए। ठीक है, यानी बहुत से चेंजेस आया। वो चेंजेस क्या क्या थे? कहीं कहीं लॉ जो थे वो पास होने लगे, यानी उनके अधिकारों के जो लॉज थे वो पास होने लगे। और गवर्नमेंट जो थी, यानी जो क्रांतिकारी गवर्नमेंट जो थी वो लोगों के अधिकार में काम करने लगी। सभी तरह के सभी चीज़ों को, सभी को समान अधिकार मिलना चाहिए, लिबर्टी और इक्वालिटी। ठीक है, स्वतंत्रता, और लिबर्टी का मतलब होता है स्वतंत्रता, इक्वालिटी यानी बराबरी, सभी लोगों को सब स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, सभी लोगों को इक्वालिटी मिलनी चाहिए। इस तरह से आवाज़ लोगों ने उठाने लगे और उस समय की जो सरकार थी उन्होंने भी उनका सपोर्ट किया। और एबोलिशन ऑफ सेंसरशिप यानी वहाँ पे पास हुआ, यानी जो भी चीज़ों में, यानी लोगों में आज के टाइम पे अगर आप देखते हैं फिल्मों में सेंसर लग जाता है, कोई भी सीन होता है जो वल्गर लगता है तो सेंसर बोर्ड उसको काट देती है, अगर आप लोगों ने सुना है तो एबोलिशन ऑफ सेंसरशिप यानी फ्रांस में अगर किसी चीज़ में लोग अगर आवाज़ उठाते थे तो उन चीज़ों को दबाने का रिवाज होता था वहाँ पे, कि यानी लोग आवाज़ उठा रहे हैं उनको दबा दिया, नहीं कर रहा। तो अब की जो सरकार जो उधर वहाँ फ्रांस में बनी थी, उन लोगों ने एक नया नियम पास किया जिसमें सेंसरशिप किसी भी चीज़ पे नहीं लगाएंगे, यानी लोग अपनी मर्जी से कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी गा सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, यानी इक्वालिटी, सबको समान अधिकार दे दिया गया, पूरी स्वतंत्रता, लिबर्टी, पूरी स्वतंत्रता उन लोगों को दे रखी थी। अब फ्रांस में ये आइडिया बहुत ज़्यादा हिट हुआ, यानी बहुत ज़्यादा लोग खुश हुए, और इसकी वजह से एक फ्रांस में आवाज़ उठने की वजह से धीरे धीरे पूरे यूरोप में इस चीज़ का आवाज़ उठने लगा और पूरे यूरोप को ये आइडिया
बहुत अच्छा लगा कि सभी लोगों को सभी चीज़ों का अधिकार, समान अधिकार मिल रहा है। और धीरे धीरे लाइक फ्रांस में पहले हुआ, फिर यूरोप में हुआ, यूरोप के बाद अमेरिकन कंट्रीज़ में, अमेरिकन कॉलोनीज़ में हुआ, फिर इस तरह से पूरे धरती पे यानी पूरे जितने भी देशों में थी समान अधिकारों का ये आवाज़ जो थी ये पहुँचने लगी। और नेक्स्ट टॉपिक इज नेपोलियन बोनापार्ट। अब नेपोलियन बोनापार्ट देखिए, इन 1804 नेपोलियन क्राउंड हिमसेल्फ एम्परर ऑफ फ्रांस। नेपोलियन ने 1804 में अपने आप को ही क्या कर दिया, फ्रांस का राजा बना दिया। ही सेट आउट टू कॉन्कर नेबरिंग यूरोपियन कंट्रीज, डिस्पोजेसिंग डायनेस्टीज एंड क्रिएटिंग किंगडम्स वेयर ही प्लेस्ड मेंबर्स ऑफ हिज family. He saw his role as a modernizer of Europe. He introduced many reforms which had long-lasting effect on Europe. He was finally defeated at Waterloo in 1815. अब बेसिकली हम नेपोलियन बोनापार्ट की बात करते तो 1804 में उन्होंने अपने आप को राजगद्दी पे बिठा दिया और अपने आप को फ्रांस का राजा मानने लगे। और उन्होंने बहुत से यूरोपियन कंट्रीज़ पे जाके हमला किया, यानी यूरोपियन फ्रांस के अगल बगल में जितने भी कंट्रीज़ थी अड़ोस पड़ोस में, उन पे जाके हमला किया, उनको जीतने लगे, ठीक है, और उन पे कब्जा करने लगे, उनके खजानों को खाली करके अपने देशों में लेके आने लगे। इस तरह से बहुत ही ज़्यादा नेपोलियन बोनापार्ट जो थे उनका दबदबा यानी बहुत ज़्यादा एक क्या बोलते हैं तजुर्बा या फिर उनका जो पावर था वो बहुत ज़्यादा उन लोगों में दिखने लगा। और वो अपने आप को, कौन, नेपोलियन बोनापार्ट, अपने आप को एक मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप मानने लगे, यानी यूरोप में एक बदलावट की लहर या फिर एक बदलावट या फिर एक नयापन यूरोप को अपने आप को वो मानने लगे। ही वॉज इंट्रोड्यूस मैनी रिफॉर्म्स, हाँ, और उन्होंने साथ में काफ़ी ज़्यादा यूरोप में बहुत सी चीज़ों को वो लेके आए, इंट्रोड्यूस किया बहुत सी चीज़ों को जो कि यूरोप की हिस्ट्री में या फिर यूरोप की सभ्यताओं में वो बहुत ही ज़्यादा अरसे तक चला और वो लंबा चला। लेकिन फाइनली हर एक चीज़ की जब शुरुआत होती है तो उसका अंत भी होता है। तो नेपोलियन जो बोनापार्ट थे उनको फाइनली कब हराया गया या फिर उनकी हार कब हुई, ही वॉज फाइनली डिफीटेड एट वाटरलू इन 1815। उनको वाटरलू के एक शहर में या फिर एक स्टेट में उनको एक राज्य को कब्जा करने गए थे वो, तो उनको युद्ध में 1815 में उनको वहाँ पे मात खानी पड़ी। सो आई होप दैट इज़ ऑल, आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। जो भी है चैप्टर में ये मैंने एक शॉर्टली में बताया है आप लोगों को। यू कैन रीड द चैप्टर एंड इफ देयर इज़ एनी डाउट यू कैन कंसल्ट विथ मी, देयर इज़ नो प्रॉब्लम एट ऑल। यू कैन व्हाट्सएप मी और इफ़ यू वांट टू कमेंट बिलो इन द वीडियो यू कैन डू इट। अगर किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है तो यू कैन पर्सनली टॉक टू मी, आई विल क्लियर इट। सो आई जस्ट वॉन्ट यू टू रीड द चैप्टर thoroughly so that you can understand what is in the chapter, what is in detail. You can read the chapter in detail about Napoleon Bonaparte. बोनापार्ट ने कहाँ पे युद्ध किया, क्या क्या किया, वो सब आपकी बुक में है। आप अगर बुक को भी अच्छे से रीड करते हैं तो आपको वो चैप्टर जो है वो ये बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। There is nothing in this chapter, it's quite too big or lengthy in your book, but there is nothing at all. It's like a story अबाउट द फ्रेंच रेवोल्यूशन कि किस तरह से क्या हुआ करता था, कैसे होते थे, या किस तरह से धीरे धीरे चीज़ों में बदलाव आया, या फिर उस समय की उधर के जो सरकारें थी किस तरह से उनमें बदलाव आया। ये सब चीज़ें हम हमारी बुक में डिटेल में जाके हम पढ़ सकते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा इस चैप्टर। अगर कोई भी प्रॉब्लम है, मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर इस वीडियो के नीचे कमेंट भी आप कर सकते हैं। ओके क्लास, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, stay safe, stay home.